हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के बारे में। ये फ्रेमवर्क क्या है, मोरओवर इससे रिलेटेड इश्यूज क्या है, क्या किया जा सकता है इन इश्यूज के लिए, और ये मीन्स पर्सपेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देन वी विल सी आवर टुडेज प्रीलिम्स एंड द मीन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट इन न्यूज। सो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है इसको फाइनलाइज किया है, जो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और इसमें जो रिफॉर्म्स हैं ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर बेस्ड है। नाउ ये है क्या, बैकग्राउंड की बात करेंगे तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जो 2012 में एक मीटिंग हुई थी विच वाज द 60th मीटिंग ऑफ दिस बोर्ड। सो इसमें इस आइडिया को डेलिब्रेट किया गया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इसको असाइन किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि ये दो फ्रेमवर्क बनाएगा, एक नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क था और एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क था। नाउ जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है इसका एम है कि जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होती है हर लेवल पे इसमें ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करेगा, कंपेरेबिलिटी इंक्रीज करेगा। फ्रेमवर्क बेसिकली सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। नाउ ये जो फ्रेमवर्क है, सो दिस वाज बेस्ड ऑन दिस एजुकेशन पॉलिसी। सो इसमें एक फॉरवर्ड लुकिंग विजन है इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए। फ्रेमवर्क एजुकेशन को 8 लेवल में डिवाइड करता है, which will start from 0 and it will go up to 8। and जो इसके ये जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं ये बेसिकली नेशनल स्कूल एजुकेशन के लिए, स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए हैं, और जो बाकी के पार्ट्स हैं विच आर फ्रॉम 4.5 to 8 ये बेसिकली हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए हैं। सो हर किसी में एक कॉरस्पॉन्डिंग लेवल डिस्क्रिप्टर होगा जो कि लर्निंग आउटकम स्पेसिफाई करता है, वॉल्यूम ऑफ लर्निंग, क्वालिफिकेशन टाइप क्या है, टाइटल क्या है, दीज आर द थिंग्स। ये जो फ्रेमवर्क है ये गाइडलाइंस देता है जो प्रोग्राम्स हैं स्टडी के उनके डेवलपमेंट के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए, जैसे कि प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स, कोर्स लर्निंग आउटकम्स, करिकुलम डिजाइन हो गया, असेसमेंट, फीडबैक एंड ऑल। ये जो क्रेडिट फ्रेमवर्क है एक चीज इसमें और नोटेबल है विच इज कि ये हर सेमेस्टर में लगभग मिनिमम 20 क्रेडिट्स जो हैं वो एक सेमेस्टर में होनी चाहिए, दे मस्ट हैव इट। सो ये डॉक्यूमेंट ये सजेस्ट करता है कि एक क्रेडिट में लगभग 15 घंटे डायरेक्ट पढ़ाई होनी चाहिए और 30 घंटे लगभग इनडायरेक्ट टीचिंग होनी चाहिए। इसका मतलब कि स्टूडेंट्स को मिनिमम 900 आवर्स पर सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा, और इसको अगर हम ऑन एन एवरेज लेके चलें तो लगभग 10 घंटे एक दिन में पढ़ना पड़ेगा अगर वो कॉलेज जाता है तो। क्वालिफिकेशन टाइप्स की बात करें तो ये ब्रॉड है, डिसिप्लिन इंडिपेंडेंट है, सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमास, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्रीज, पीएचडी, इसमें सारी चीजें हैं क्वालिफिकेशंस में। नाउ ये जो फ्रेमवर्क है ये टेक्निकल, वोकेशनल, प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए भी इसमें क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन जो है वो एक्सक्लूडेड है। एंड दीज ऑल थिंग्स आर विद इन वन सिंगल फ्रेमवर्क। सो ये बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म जो है उसको एस्टैब्लिश करते हैं, जैसे जो रेगुलेटर्स हैं, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, कई बार वो एडमिशंस कराते हैं इनके क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म के लिए। सो ये एक इनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनको एस्टैब्लिश करेगा मॉनिटरिंग के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, क्वालिफिकेशंस के लिए। नाउ व्हाट आर द इश्यूज विद दिस? सबसे पहला, फ्रेमवर्क्स बहुत ज्यादा हैं, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, देन एबीसी, और सबका सिमिलर एजुकेशन फ्रेमवर्क पे फोकस है, तो ये इसको कंफ्यूजिंग बनाता है। बहुत वेग है, बहुत डाइवर्स है। जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, पाथवेज हैं जिसके थ्रू एक स्टूडेंट जो है एक प्रोग्राम में एंटर कर सकता है, पर्टिकुलरली एक किसी लेवल पे, ये बहुत वेग है। सो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मोरओवर कुछ ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जो कि इसमें कवर नहीं होते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर अवॉर्डिंग डिसिप्लिन सच एज एग्रीकल्चर, लॉ, मेडिसिन, फार्मेसी, इनको इस फ्रेमवर्क के अंडर नहीं इंक्लूड किया गया है। रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड ये कॉलोनियल पास का ट्रेसेस एक्चुअली देता है। ये जो ड्रॉ हुआ है अबेंडेंटली वो बोलोग्ना प्रोसेस से इसको ड्रॉ किया गया है, जिससे यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एंड डुब्लिन डिस्क्रिप्शन जो है ये बनाए गए थे। लेकिन जो हायर एजुकेशन सिस्टम है भारत के अंदर वो और ज्यादा डाइवर्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है अगर हम यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट से कंपेयर करें तो। सो बहुत ज्यादा वाइडर है, और इसमें बेसिकली ज्यादा स्टेट जो होता है उसके इंटेंस कंसल्टेशंस की भी आवश्यकता पड़ती है। नाउ मेजरिंग लर्निंग आउटकम्स, इट मे बी नोटेबल कि ये जो है कुछ जो डिसिप्लिन्स हैं केवल उनको ही लेके चलता है। जो नेशनल हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क है ये लर्निंग और ये एक चीज को फेल कर देता है रिकॉग्नाइज में कि जो लर्निंग और नॉलेज है ये एक लिवलीहुड अर्न करने से और ज्यादा होना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। मोर ओवर
जिनके पास 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है, मिनिमम सीजीपीए 7.5, तो ये एलिजिबल होंगे पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। अनइक्वल कंपैरिजन है। अनइक्वल कंपैरिजन कैसे है कि ये जो जितने भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं उनको 4.5 टू 10 के बेसिकली कॉन्टिन्यूम में ये उनको फ्रेम कर देता है। देयरफॉर जो पोस्ट ग्रेजुएट के जो डिप्लोमास होंगे और जो 4 साल के अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का होता है, तो ये इन दोनों को इक्वल कर देता है। अब क्रेडिट सिस्टम की बात करेंगे तो ये मैंडेट करता है कि हर सेमेस्टर में लगभग 20 क्रेडिट होने चाहिए और हर क्रेडिट में 15, तो इस हिसाब से हमने देखा था। नाउ व्हाट इज दिस वे फॉरवर्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल, अलग अलग रेगुलेशंस को, फ्रेमवर्क को, गाइडलाइन को एक सिंगल अम्ब्रेला के अंदर लाना पड़ेगा ताकि क्लैरिटी रहे, कॉन्शन रहे, कंफ्यूजन कम रहे। मोर ओवर कंसल्ट स्टेक होल्डर्स जो ऑल ओवर नेशन में हैं, इनको एक साथ एंगेज करना पड़ेगा, एक फेडरल स्ट्रक्चर इसको देना पड़ेगा। मोर ओवर जैसे इंडिया का हायर एजुकेशन लैंडस्केप है उसके हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा। मोर इंक्लूसिव होना चाहिए अप्रोच, कस्टमाइज अप्रोच होनी चाहिए। वाइल जो ग्लोबल फ्रेमवर्क है ये इनसाइट्स ऑफर कर सकता है, इंडिया को जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स हैं इनको बेसिकली यूनिक नीड्स और चैलेंजेस की आवश्यकता है, तो उनको एड्रेस करना पड़ेगा। होलिस्टिक एजुकेशन फ्रेमवर्क जो है, ये जो एजुकेशन का ब्रॉडर पर्पस है उसको अंडरलाइन करना चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस हो, सोसाइटल कॉन्ट्रीब्यूशंस पे फोकस हो, बट इसका जो ज्यादातर फोकस है वो एम्प्लॉयबिलिटी पर है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। Now we have our prelims practice question with reference to the National Credit Framework. Consider the following statements. It is our next generation multidimensional instrument under the National Education Policy. It is an umbrella framework for skilling, reskilling, upskilling, accreditation and evaluation encompassing our people in education and skilling institutions and workforce. Which of the statements given above is are correct? So you can type the answer in the comment section, they'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice questions to discuss the advantages and disadvantages of National Higher Education Qualifications Framework. What is the way ahead? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for your better preparation.